sp2 अगर आ रहा था तो क्या आ रहा था फिर तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर, दैट मीन्स एक प्लेन में आ रहा था वो ट्रायगोनल प्लेनर, दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली एक प्लेन में आ रहा था जो भी एटम था। और sp3 जब होता था तो वो क्या होता था वहां पे टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल कैसा फिगर होता है, नॉन प्लेनर, 3D फिगर है वो। ये क्या हो, जब भी sp3 आ जाए वो क्या रहेगा तुम्हारा नॉन प्लेनर। और मैं कुछ एग्जांपल भी करा रखा था कि चेक करने वहां पे, और 3-4 पॉइंट्स भी था जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसमें, कि sp2 कार्बन है तो वो तो खुद तो प्लेन में होगा ही, और उस sp2 कार्बन से जो भी एटम डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो भी उसी प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन में वो कार्बन होगा जिसका कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है। और एक पॉइंट sp के लिए भी था कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है किसी कार्बन का तो क्या होता है, लीनियर। और अगर उस sp कार्बन से डायरेक्टली कोई दूसरा एटम भी कनेक्टेड हो वो भी उसी प्लेन में लाई करेगा। देखते हैं, हम एग्जांपल देखेंगे अभी, चलो मैं उसके कुछ एग्जांपल से भी स्टार्ट करूं। वैसे हम लोगों को आज भी यही करना है, बट कुछ बेसिक एग्जांपल जो पिछले क्लास में लिए थे अगर वैसा ही कुछ एग्जांपल लूं मैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड C H CH डबल बॉन्ड CH, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, CH डबल बॉन्ड CH। अब इसमें चेक करना है कि ये जो मोलिक्यूल है प्लेनर या नॉन प्लेनर, तो चेक करके बताओ सब लोग, तो क्या आ रहा है इसमें, प्लेनर या नॉन प्लेनर। इसमें चेक करने का तरीका क्या है इस केस में यहाँ पे है, तो वन, जिस भी कार्बन का यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है क्या, sp2 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 sp2, तो हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है तुम्हारा, sp2 आ रहा है। और sp2 कार्बन से ही हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड हो, दैट मीन्स वो भी उसी प्लेन में लाई करेगा, कि ओवरऑल क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लेनर, बिल्कुल सही है। वो एग्जाम्पल अलग था वहां पे, BF4 PCl6 वो अलग पार्ट था वहां पे। यहाँ पे हम लोग मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो भी रहेगा यहाँ पे उसमें चेक करना रहेगा ये प्लेनर या नॉन प्लेनर है वहां पे। ये क्या रहेगा यहाँ पे, ओवरऑल प्लेनर। कैसे चेक कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपली हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके, क्लियर है यहाँ पे है। तो कोई भी एग्जांपल इस टाइप से आ रहा हो तो उसमें सोच सकते हैं वो प्लेनर या नॉन प्लेनर। एक एग्जांपल इस टाइप से अगर आ रहा हो, CH2 CH CH3, एक सिंपल सा एग्जांपल, इसमें पूछा जाए कि ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनर या नॉन प्लेनर, सोच के देखो इसको, मॉलिक्यूल ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर, ये सोचना है यहाँ पे। तो इसमें सोचने का तरीका क्या है, देखो इसमें कुछ लोग प्लेनर कुछ लोग नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर इसमें आएगा वैसे। अब देखो इसमें होता क्या, ये भी sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, बट इस कार्बन का क्या रहा तुम्हारा sp3। और जब ये sp3 आ गया तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल, तीनों कार्बन एटम एक प्लेन में तो होगा, बट इस जो sp3 कार्बन का हाइड्रोजन है वो इस प्लेन में नहीं होगा, क्योंकि sp3 आ गया टेट्राहेड्रल हो गया, ये फिर नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या रहेगा तुम्हारा, नॉन प्लेनर। सर हाँ बताओ। सर वो पॉइंट लिखा था ना हमने कि जो कार्बन एटम्स sp2 के साथ हैं, sp2 कार के साथ वो भी होते हैं। बिल्कुल, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लाइज इन सेम प्लेन, तो ये जो कार्बन है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है इस कार्बन से, sp2 कार्बन से, तो ये कार्बन तो तुम्हारा प्लेन में है, जिस कार्बन में जिस प्लेन में ये दोनों कार्बन है, तो तीनों कार्बन एटम्स तो प्लेन में है, बट इस sp3 कार्बन का जो हाइड्रोजन है, तीन तीन हाइड्रोजन, ये H3, ये डिफरेंट प्लेन में होगा क्योंकि sp3 है, टेट्राइडल है ओवरऑल। तो इसको मैं दिखाऊं डिटेल में, एनालाइज करें यहाँ पे, अगर देखोगे C, ये क्या रहा, H C H, यहाँ तक तो एक प्लेन में है ये सारा एटम, बट ये जो तीनों हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे है, इसमें से एक हाइड्रोजन तो प्लेन में बोल सकते हो,
बट इसका जो 2 हाइड्रोजन होता है वो डिफरेंट प्लेन में होता है वहां पे। उसको दिखाते भी हैं वेज और डाइस पे, जो कि आगे पढ़ेंगे भी ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें, नॉन प्लेनर, बट तीनों कार्बन एटम 1 2 3 जो आ रहा तीनों कार्बन, तो कार्बन एक प्लेन में लाई करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल को 3D में दिखाना हो तो इस टाइप से दिखाएंगे, एक एच अपवर्ड और एक एच डाउनवर्ड। देखेंगे आगे वेज और डैश का मीनिंग क्या होता है। तो ये बोल्ड लाइन दिया गया तो इसको बोलते हैं वेज, जो कि आगे का पार्ट है, यहाँ पे नहीं देखना इसको। और यहाँ पे डॉट लाइन जो दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं डाइस। ये ओवरऑल नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल और ये तुम्हारा प्लेनर। ये तो नॉर्मल केस में लोग चेक कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे अब कुछ स्पेशल केस होता है यहाँ पे, प्लेनरिटी इन क्यूमुलेटेड सिस्टम, इन क्यूमुलेटेड सिस्टम। अब इसका मीनिंग कौन बताओगे? क्यूमुलेटेड वर्ड का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं हम लोग, कुछ ध्यान हो। क्यूमुलेटेड का मीनिंग, तो 3 सिस्टम पढ़े थे, कंजुगेटेड, क्यूमुलेटेड और आइसोलेटेड। तो क्यूमुलेटेड का मीनिंग क्या था यहाँ पे? मैं रिवाइज भी कराता हूँ अलग से। क्यूमुलेटेड, कंजुगेटेड और आइसोलेटेड। तो क्यूमुलेटेड का मीनिंग होता है कि कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, सिंपल सा याद रखना है। कंजुगेटेड वर्ड का मीनिंग होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, किसी भी कार्बन चेन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और आइसोलेटेड का मीनिंग होता है ना तो वो कंजुगेटेड हो ना तो फिर वो कंटिन्यूअस आ रहा डबल बॉन्ड, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर अल्टरनेट। इसको साइड में अगर नहीं पता तो नोट भी कर लो अलग से। नाइदर कंजुगेट, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर अल्टरनेट। इस टाइप में सोचना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यूमुलेटेड सिस्टम की बात करें, दैट मीन्स जो ओपन चेन में हो तुम्हारा क्या हो, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। और जब कंजुगेटेड सिस्टम कहीं पे वर्ड आ रहा है कंजुगेटेड, दैट मीन्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस टाइप का पैटर्न। और आइसोलेटेड में क्या होगा, ना तो अल्टरनेट आ रहा हो ना तो कंटिन्यूअस हो, कुछ दोनों के अलावा रैंडम का कुछ आ रहा हो, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो क्या आ रहा है, क्यूमुलेटेड सिस्टम का। इसमें अगर चेक करोगे यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें, जिसको कि हम एलिन भी नाम देते हैं यहाँ पे, ENE। तो क्यूमुलेटेड सिस्टम या इसको एलिन सिस्टम भी बोलते हैं यहाँ पे। इसमें क्या रहेगा तुम्हारा CH, इस टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ये तुम्हारा क्या आ रहा है, क्यूमुलेटेड सिस्टम आ रहा है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आ रहा है। अब इसमें चेक करना है कि ये प्लेनर या नॉन प्लेनर। नॉर्मली सोच के बताओ कि प्लेनर या नॉन प्लेनर। तो अब मैं बताता हूँ इसका एक्चुअल क्या रहेगा। देखो सब लोगों का इसमें जो आ रहा है तुम्हारा आंसर प्लेनर आ रहा है, बट ये एक स्पेशल केस है। प्लेनिटी इन क्यूमुलेटेड सिस्टम ये एक स्पेशल केस है। ऊपर वाला कौन सा सिस्टम है तुम्हारा, जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया हुआ आज का, तो कौन सा सिस्टम बोल सकते हो? अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है। और जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा है उसको बोलते हैं लोग कंजुगेटेड सिस्टम। तो जो कंजुगेटेड सिस्टम है वो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लेनर आ रहा है यहाँ। अब जो क्यूमुलेटेड सिस्टम होता है वो एक स्पेशल केस है, इसको अलग से देखेंगे हम। अब इसका यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखोगे इसको। और इसका सबसे ज्यादा यूज जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है
आइसोमेरिज्म पढ़ रहा हूँ, आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सबसे ज्यादा यूज है, और वहां पे फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर कर, तो ध्यान से देखोगे। तो सबसे पहले तीनों कार्बन का नहीं, अभी हम लोग जब पढ़े ही नहीं तभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते यहाँ पे। देखते हैं अभी, फिर समझते हैं, कंक्लूजन बाद में देते हैं। अभी ये क्या रहेगा तुम्हारा sp2, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगा तुम्हारा sp, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर है, यहाँ पे थी sp2 sp और sp2। अब यहाँ पे समझते हैं कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2, ये कैसे आ रहा होगा 1s2 2s2 2p2। डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट में मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या रहेगा इसमें 2s, और ये क्या रहेगा यहाँ पे इसमें, इस टाइप से एक्साइटेड स्टेट में दिखा रहे हैं। अब क्या होगा इस केस में, यहाँ पे sp2 sp और sp2, इस कार्बन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे है, इसमें sp2 आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या यहाँ पे है, एक s और दो p हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, बेसिक चीजें हैं यहाँ पे। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो गया तो sp2 बनेगा, कितना sp2 आएगा 3sp2, और जब ये 3sp2 आएगा इस कार्बन के लिए c, 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दिखा दो यहाँ पे। क्लियर यहाँ पे, और बाकी ये दो H है, यहाँ पे H का तो हमेशा क्या रहेगा s ऑर्बिटल, H और H। हम लोग इस कार्बन की बात करें यहाँ पे, मिडिल वाले कार्बन पे, तो मिडिल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है तुम्हारा sp। अब देखो पहले लेफ्ट वाले जो कार्बन आ रहा है यहाँ पे sp2, इसका एक p अभी भी प्योर है, अनहाइब्रिडाइज है। तो जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, पिछले क्लास में देखे थे ऐसा कुछ लॉजिक, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है या अनहाइब्रिडाइज है, वो हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और जो हाइब्रिडाइज हो गया वो फिर सिग्मा बॉन्ड का। यहाँ पे देखते हैं पाई बॉन्ड पे आते हैं अभी हम लोग। इस कार्बन का क्या आ रहा है यहाँ पे है sp, sp आ रहा है, तो कितना sp बन रहा होगा, एक s और दो p, दैट मीन्स 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसका एक sp, इस कार्बन का भी एक sp। क्लियर है यहाँ पे है। और फिर राइट वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है इसमें sp2, दैट मीन्स एक s और दो p इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मीन्स 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, 3 यहाँ पे दिखा दो। और बाकी H और H है इस साइड भी, यहाँ पे दिखा दो H और H। अब इसको समझना है यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि इस कार्बन का जो लेफ्ट वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं। अब लेफ्ट वाले कार्बन का ये जो तुम्हारा ऑर्बिटल है इसमें, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ था, ये क्या तुम्हारा pz py px इस टाइप से आ रहा है। तो मान लेते हैं कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया वो py और pz है लेफ्ट वाले कार्बन का। ये जो sp2 आ रहा है, इसमें जो दो तुम्हारा p है वो मान ले रहे हैं कि pz और py है, तो py और pz तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, और जो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया py pz, दैट मीन्स ये जो तुम्हारा हाइब्रिडाइज हो रहा था s, s तो स्फेरिकल है, py pz, दैट मीन्स ये जो तुम्हारा h और h होगा ये yz प्लेन में हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे py pz ले रहा हूँ यहाँ पे, ये yz प्लेन में रहेगा यहाँ पे h और h। अब इस कार्बन का बचा कौन सा था यहाँ पे ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल जो कि px है। किसी को भी कुछ मान सकते थे यहाँ पे, मैंने py pz माना था, तुम अगर मन करे तो px pz मान लो, py बच जाएगा। अब इस कार्बन का अगर ये px बच गया यहाँ पे, तो px को कैसे दिखाओगे, यहाँ पे px को मुझे कैसे दिखा रहा है, ये क्या आ रहा है px। अब देखना यहाँ पे, अब जो sp यहाँ पे आ रहा है, इसमें जो भी तुम्हारा आ रहा है इस केस में s और p में कुछ भी मान लो। अब यहाँ पे py pz ले रहे थे, तो इसमें से भी py या pz में किसी एक को लेना होगा। तो sp में p या py या pz ले लो, pz तो pz ले लेते हैं, या py ले लो, जो भी मन करे।
इस कार्बन का s और pz ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो मिडिल वाले कार्बन का बचा कौन सा ऑर्बिटल, p में, मिडिल वाले कार्बन का बचा तुम्हारा px और py ऑर्बिटल, क्योंकि pz तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया है। इसका अगर मिडिल वाले कार्बन का px बचा और लेफ्ट वाले कार्बन का भी px आ रहा है यहाँ पे, इसके px के साथ ये ओवरलैपिंग करके, लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे क्या होगा, लेटरल ओवरलैपिंग, ये पाई बॉन्ड बन जाता है। अब ध्यान से देखोगे, मिडिल वाले कार्बन का pz तो हाइब्रिडाइजेशन में, px लेफ्ट वाले कार्बन के साथ लेटरल ओवरलैपिंग में चला गया, मिडिल वाले कार्बन का बचा कौन सा ऑर्बिटल, py दिखा दो यहाँ पे, जो कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। अब अगर ये py ऑर्बिटल है और इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, ये py, इस कार्बन का भी कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा ओवरलैपिंग में, राइट साइड कार्बन का, सोच के बताओ। इसमें py होगा, py होगा, तभी ये ओवरलैपिंग कर पाएगा। बिल्कुल सही है, ये भी क्या होगा, py ही रहेगा तभी ये ओवरलैपिंग कर पाएगा। ये py, क्योंकि py के अलावा कोई दूसरा रहेगा तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। ये py अगर है, इस कार्बन का भी ऑर्बिटल कौन सा होगा, py, ये py ओवरलैपिंग करके। अब देखना है, इस लेफ्ट राइट वाले कार्बन का क्या है तुम्हारा, sp2, यहाँ पर 2 p रहा होगा। अब sp2 राइट वाले कार्बन का भी क्या होगा, px, py, pz, ये 3 ऑर्बिटल में से py तो चला गया ओवरलैपिंग में, लेटरल ओवरलैपिंग में, तो बचा कौन सा है लेफ्ट, ये राइट वाले कार्बन के पास px और pz। दैट मीन्स sp2 में जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ तुम्हारा p2, दैट मीन्स कौन सा 2 p होगा, एक px और एक pz। ये sp2 में आ रहा है यहाँ पे px pz, दैट मीन्स ये जो तुम्हारा H और OH, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उसके साथ ओवरलैपिंग करके ये बॉन्ड बना रहा है। ये sp2, दैट मीन्स px pz, ये जो H और H आ रहा है क्योंकि इसमें px pz ले रहे हैं, ये तुम्हारा xz प्लेन में होगा, ये दोनों H, ये क्या आ जाएगा, xz प्लेन। मैंने जो यहाँ पे एज्यूम किया हुआ था लेफ्ट साइड में दोनों H को, तो किस प्लेन में आ रहा था, yz प्लेन में, और यहाँ पे ये फाइनली xz प्लेन में आ रहा है। तो दोनों जो H है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, वो सेम प्लेन में नहीं आ रहा है, ये yz प्लेन में आ रहा है और ये xz प्लेन में आ रहा है। दैट मीन्स ओवरऑल मॉलिक्यूल जो ये रहेगा यहाँ पे तुम्हारा नॉन प्लेनर हो पाता है, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन में आता है दोनों H यहाँ। ये ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या यहाँ पे नॉन प्लेनर, इसका हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम से ही समझ सकते हैं कि नॉन प्लेनर क्यों है। देखते हैं इसका कंक्लूजन आगे देखेंगे, पहले तो यहाँ पर ये चीजें पहले क्लियर होना चाहिए, ऑर्बिटल डायग्राम कैसे आ रहा है। मिडिल कार्बन का, किसी भी कार्बन के लिए तीनों कार्बन इसी टाइप से सोचना था वहां पे, और मिडिल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता है कि sp आ रहा है, एक s और एक p, तो कोई भी p एक ले लेना यहाँ पे, क्योंकि ये px आ रहा था लेफ्ट साइड कार्बन का, ये भी क्या होगा, एक px तो इसके साथ ओवरलैपिंग में चला गया, बचा तुम्हारा pz और py। तो मिडिल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में किसी एक को एज्यूम करते हैं कि वो py pz आ रहा है वहां पे। देखो इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल भी एक और लेते हैं यहाँ पे, तो और क्लियर हो पाएगा वहां पे। मैं यही सेम एग्जांपल आगे लूंगा, तो इसको बस कॉपी करो यहाँ तक, फिर आगे एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ, सेम एग्जांपल उसमें समझ पाओगे चीजों को और भी। तो जब भी यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 कंटिन्यूस डबल बॉन्ड है। देखने कंक्लूजन आगे मैं लिख रहा हूँ अभी, ये क्या हो पाता है, नॉन प्लेनर।
अगर पॉसिबल है तो डिफरेंट कलर से तुम लोग भी दिखाओ यहाँ पे, जो कि पता चल पाए कि कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है। और जो लोग इसको समझ गए उसके लिए एक एग्जांपल और है। CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH। इसमें बताना है कि तुम्हें ये प्लेनर या नॉन प्लेनर में है। और इसी टाइप से ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो फिर निकल के आ पाता है ये प्लेनर या नॉन प्लेनर। देखते हैं क्या रहेगा अभी वहां पे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, sp2। तो सोचने का तरीका क्या है, sp2 sp, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। क्लियर है। अब मैं डाइक्लिस का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। जब इसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूंगा यहाँ पे है, देखिए कार्बन आ गया। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा है, sp2। दैट मीन्स कितना sp2 बन रहा होगा, 3sp2। एक sp2 यहाँ पे दिखा दो, एक sp2 यहाँ पे दिखा दो और एक sp2 इधर, क्योंकि उसी से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाता है। अब मिडिल वाले कार्बन की बात करें, मिडिल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। और हाइब्रिडाइजेशन sp है, दैट मीन्स दो ऑर्बिटल बन रहा होगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 2, दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट हो रहा होगा। तो दो sp मैंने दिखा दिया। फिर इस कार्बन का भी क्या रहेगा, sp आ रहा है, sp आ रहा, दैट मीन्स दो तो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेगा जो कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। और राइट वाले कार्बन का क्या रहेगा, sp2। वो कितना आएगा वहां पे, 3। देख लो अब इस पे यहाँ पे ये 3sp2 आ गया। अब क्या सोचोगे इसमें, यहाँ पे ये तो H तो है, यहाँ पे अंडरस्टूड है, वो H और H है। H का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, S ऑर्बिटल, दैट मीन स्फेरिकल H। अब आगे सोचना था यहाँ पे। अब इसमें अगर देखोगे यहाँ पे, अब जो sp2 आ रहा था, चलो तुम लोग ही बताओ, ये जो sp2 आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल 3p है। तो 3p में इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल लेना चाह रहा हो इसमें, sp2 में 2p तो लेना होगा इसमें, कोई भी px py pz, तो जो भी मन करे इसमें दो ले लो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे py pz लिया हुआ था, इसमें कुछ अलग ले लो, यहाँ पे तुम्हारा मन कर रहा है इसमें, तो मैं p2 को मान लेता हूँ कि px pz है। तो इस तीन में से जो दो ऑर्बिटल है p का, px pz, वो तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। दैट मीन्स तो ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा था, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, तो px pz, और s तो स्फेरिकल है, तो मेनली तुम्हारा ये क्या होगा, px pz। ये जो h और h होगा, उसका जो प्लेन होगा वो तुम्हारा क्या रहेगा इसमें, xz प्लेन। तो जो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया हुआ है वही प्लेन होगा यहाँ पे, xz प्लेन में ये दोनों h होगा। अब मान लेते हैं कि अगर px pz तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया इस कार्बन का, तो बचा कौन सा ऑर्बिटल इसके पास, py। py को दिखा दो यहाँ पे। और इस कार्बन का अगर ये py आ रहा है, ये सेकेंड कार्बन का, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो सेकेंड कार्बन का भी कौन सा ऑर्बिटल आना पड़ेगा, py। तभी तो ओवरलैपिंग करके pi बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो ये भी क्या होगा,
पी वाई। क्लियर है यहाँ पे है। अब जो मिडिल वाला कार्बन था तुम्हारा, ये सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन का पी वाई ऑर्बिटल तो ओवरलैपिंग में चला गया, इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग, pi बॉन्ड बना लिया। अब इसका sp भी था यहाँ पे। अब इस s और p में तुम्हें जो मन करे वो एज्यूम कर लो, px या pz में, जो भी मन करता है इसमें यहाँ पे मान लो px या pz। और यहाँ पे pz इसको मान ले रहे हैं, इस sp को, तो pz तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, py इसके साथ इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में चला गया, तो सेकंड कार्बन का बचा कौन सा ऑर्बिटल, px। तो कौन सा ऑर्बिटल बचा यहाँ पे है, px। और अगर ये px है तो थर्ड कार्बन का भी कौन सा ऑर्बिटल होना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग कर पाएगा, ये भी px होना पड़ेगा। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा px और ये px। क्लियर है यहाँ पे है। अब देखना यहाँ पे, ये अगर मैंने इसको pz माना था यहाँ पे है, बेसिकली यहाँ पे सोच लो कि इंटरव्यू ले रखी है जो वो जेड एक्सिस टाइप का है, तो उस टाइप में यहाँ पे पूछना है। ये pz आ गया, इस कार्बन का भी जो रहेगा यहाँ पे s और p आ रहा है, तो px तो ओवरलैपिंग में चला गया। अब py pz में कोई एक मानना है यहाँ पे, इसको भी pz मान लो, तो pz तो ओवरलैपिंग में चला गया, इसका बचा कौन सा यहाँ पे, pz हाइब्रिडाइजेशन में, px इसके साथ ओवरलैपिंग में, इस कार्बन का बचा कौन सा ऑर्बिटल, py। ये py यहाँ पे आ गया तुम्हारा, ये py। और ये अगर py है और इसके साथ pi बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, ये भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी देखते हैं वहां पे अभी हम लोग। अगर ये py आ गया यहाँ पे है, तो बेसिकली जो दोनों यहाँ पे आ रहा है इस कार्बन का, इसको अगर pz ले रहा है यहाँ पे है, ये भी pz लेना होगा तभी एक लाइन पे आ पाएगा, क्योंकि ये sp है, लीनियर है वो, इसको अगर pz ले रहे हैं तो इसको भी pz ही लेना होगा। क्लियर है यहाँ पे अभी है, क्योंकि ये pz तभी एक लाइन पे आ पाएगा, जो z इस लाइन पे रहेगा, ये pz दोनों को सेम लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा, ये py और ये py, तो ये भी क्या रहेगा तुम्हारा py, ये py और ये py। और जब ये इस कार्बन का py ओवरलैपिंग में चला गया, लेटरल ओवरलैपिंग में, यहाँ पे जो sp2 है इसका ये दोनों p कौन सा रहा होगा, px और pz, क्योंकि py तो ओवरलैपिंग में चला गया, ये px और pz है, दैट मीन्स ये h और h भी तुम्हारा किस प्लेन में होगा, यहाँ पे xz प्लेन में। तो जो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया हुआ था xz प्लेन, ये दोनों h भी सेम प्लेन में आ रहा है xz प्लेन में, दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है तुम्हारा वो क्या जाता है, प्लेनर मॉलिक्यूल। इसको डायग्राम ड्रॉ करो, इसका कंक्लूजन अभी नीचे लिख रहे हैं हम लोग अपनी। तो कंक्लूजन मेनली याद रखना होता, बट वो आता कैसे, तो उसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना होता है, देन फिर ये आ पाता है इस तरीके से। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये आता है कि जो अगर इवन नंबर हम लिखेंगे, अभी इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, देन वो नॉन प्लेनर, और ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, देन वो फिर प्लेनर हो पाता है। अब इसमें प्लेन यहाँ पे ये नहीं, बस प्लेनर नॉन प्लेनर बताना है, किस प्लेन में वो नहीं पूछा जाए कभी क्वेश्चन, एक्सजेड प्लेन में, वाईजेड प्लेन या एक्स वाई प्लेन, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं रहता है इसमें। जो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा प्लेनर या नॉन प्लेनर, यहाँ पे जो भी कुछ एज्यूम करो, यहाँ पे जो तुमने एज्यूम किया लेफ्ट साइड में एच और एच को, राइट साइड में वही सेम प्लेन आ जाता है, दैट मीन वो प्लेनर है। और बाकी वो इधर जो प्लेन, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने वाईजेड एज्यूम किया हुआ था, और इधर आ जा रहा है एक्सजेड प्लेन, दैट मीन्स वो अलग अलग प्लेन में आ रहा है, दैट मीन्स नॉन प्लेनर। इसका सबसे ज्यादा जो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मेरी एग्जाम ज्योमेट्रिकल और
आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये चीजें वहां पे फिर दोबारा से आएगी, बट वहां पे सिर्फ इसका हम यूज करेंगे कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर है, कौन सा नॉन प्लेनर है। इसका कंक्लूजन यहाँ पे ये है, फर्स्ट पॉइंट इसमें, even number of continuous double bond, even number of continuous double bond, तो तुम्हारा क्या रहेगा उसमें, नॉन प्लेनर। इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, अब देख यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड आ रहा है, कंटिन्यूस टू, टू हो या फोर हो या फिर सिक्स हो, एट हो, टेन हो, जो भी तुम्हारा अगर इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या रहेगा तुम्हारा, नॉन प्लेनर। और सेकंड पॉइंट है इसमें, इसमें जो आ रहा था सेकंड एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ था, इसमें 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो हमेशा क्या रहेगा, प्लेनर। ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्लेनर। और इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसका ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, और ये क्या रहेगा तुम्हारा, प्लेनर मॉलिक्यूल। ट्रिपल बॉन्ड कंटिन्यूस पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्यूमुलेटेड सिस्टम का। कंटिन्यूस ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है क्या, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसा कहीं कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, कार्बन के पास 6 बॉन्ड हो जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए पॉइंट वैलिड ही नहीं रहेगा। और बाकी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो लीनियर होता है, उसका कंसेप्ट में पीछे पा चुका है। ये एक स्पेशल केस था क्यूमुलेटेड सिस्टम का, कि हम लोग प्लेनर और नॉन प्लेनर कैसे बताएंगे। तो यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। बाकी इसको डायरेक्टली तुम्हें याद रखना है, क्योंकि हर जैसे क्वेश्चन आता है वहाँ पे ऑर्गेनिक में मेनली आता है ये पार्ट, वहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके नहीं देखना है, सिंपली याद रखना है, इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड तो नॉन प्लेनर, और ऑड नंबर ऑफ कंटिन्यूस डबल बॉन्ड तो प्लेनर। बाकी आता कैसे तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, इस टाइप से ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करके इसका प्लेनरिटी हम लोग चेक कर पाते हैं। बिल्कुल, ये हम लोग किसकी बात करेंगे, सिर्फ हाइड्रोकार्बन का, दैट मींस वो भी ओपन चेन में यहाँ पर, और उसमें भी क्या हो, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड हो, क्यूमुलेटेड सिस्टम हो, उसमें हम लोग इस तरीके से चेक कर पाते हैं। और कंजुगेटेड सिस्टम हो, उसमें तो हम लोग चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, आज का फर्स्ट एग्जाम्पल ही था। ये सिर्फ और सिर्फ क्यूमुलेटेड सिस्टम के लिए इस तरीके से चेक करते हैं। कंटिन्यूस डबल बॉन्ड बोलने का मतलब ही क्या है, क्यूमुलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें, कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक, इसको भी नोट को भी यहाँ पे कंक्लूजन नोट कर लेना था।
बताओ सब लोग, बताओ यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें यहाँ पे फिर। नेक्स्ट है इसमें, ये सब हाइब्रिडाइजेशन का ही पार्ट आ रहा है यहाँ पे। तुम लोग सिंपली, और तुम लोगों के बुकलेट में जो क्वेश्चन दिया गया है, सिंपली हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप का है। नेक्स्ट है इसमें, डिस्कस द बॉन्डिंग ऑफ द फॉलोइंग। Discuss the bonding of the following molecules. Discuss the bonding of the following molecules. फर्स्ट है इसमें SO2। तुम ये सोच के बताओ कि SO2 मॉलिक्यूल का नेम क्या है और इसका शेप क्या आता है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। SO2 मॉलिक्यूल का नेम एंड इसका शेप क्या आएगा? बताओ, सिंपली अनम्यूट करके बताओ, उसमें पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी नेम आ रहा है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका शेप क्या रहेगा? क्लियर। नहीं, लीनियर तो नहीं है। देखो सोचो कैसे, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सल्फर ही सेंट्रल एटम है, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 ऑक्सीजन है, दैट मीन ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड बनाएगा वहां पे सल्फर के साथ। तो कुछ लोगों को सही आ रहा है इसमें, बेंड से। सर बेंड। बिल्कुल सही। तो वो क्या आ जाएगा? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो बेंड शेप या V से बोलो या एंगुलर शेप, इस टाइप इसका शेप पता होना चाहिए। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर। अब यहाँ पे ध्यान से समझोगे। अब मुझे डिस्कस क्या करना है? इसका बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में डिस्कस में इसका नेम पता चल गया, इसका शेप पता है। अब इसमें सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कौन बताओगे? सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? फोर। sp2 ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है। sp2 sp3, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। स्टेट नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टेट नंबर क्या था? 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, दैट मीन्स 3, और स्टेट नंबर 3 दैट मीन्स sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है इसका? sp2। हाइब्रिडाइजेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टेट नंबर फार्मूले से निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो sp2। इसका यही हेडिंग है, डिस्कस द बॉन्डिंग ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल से जिसका की बॉन्डिंग डिस्कस करना है। अब बॉन्डिंग डिस्कस करने का मतलब क्या है देखते हैं अभी। ये sp2 आ रहा है यहाँ पे, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है इस सल्फर का, तो जब भी sp2 आता है तो कितना sp2 तुम्हारा बनेगा? 3 sp2। देखते हैं यहाँ पे डिटेल में हम लोग। और उससे भी पहले क्वेश्चन और बताओ कि SO2 में जो तुम्हारा बॉन्डिंग हो रहा है वो ग्राउंड स्टेट में हो रहा है या फिर एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है? और एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है तो किस एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है वो सोचना है तुम्हें। मुझे सोचो, मैं भी साथ में ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, ग्राउंड स्टेट में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 2 ही अनपेयर्ड है ग्राउंड स्टेट में, ये 2s
सॉरी 3s और ये 3p, ये ग्राउंड स्टेट में 2 ही है, तो ये तो 4 बॉन्ड बना रहा है टोटल, और टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना भी बॉन्ड बना रहा है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सही आ रहा है सब लोगों का, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये बॉन्डिंग होता है। अब क्या होगा तुम्हारा इसमें, ये 3s, यहाँ पे जो 3d वैकेंट है तुम्हारा, GS से पहले उसको दिखा दे यहाँ पे, कि तुम्हारा क्या यहाँ पे 3d है जो कि वैकेंट है, और ये ग्राउंड स्टेट है। इसी में जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो जो 3p का एक पेड इलेक्ट्रॉन था वो पहले अनपेड होगा यहाँ पे, ये अनपेड हो गया यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो गया तुम्हारा 3d में, क्योंकि ये भी क्या रहा है 3d। अब यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये। अब यहाँ पे ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को 3s का जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। अब सोचना है किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा था सल्फर का, sp2, दैट मीन्स एक s और 2p इंटरमिक्स हो रहा होगा तभी ये sp2 बना होगा। और ये जो sp2 बन रहा है, कितना sp2 बना होगा, 3sp2। तो 3sp2 में 2sp2 ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, और एक ये एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में ये लोन पेयर होगा, तो ये भी बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है, 3sp2 में 2sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पढ़ चुके हैं पीछे कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, और बाकी अगर लोन पेयर है तो वो एज इट इज उसमें रहेगा। अब बच गया तुम्हारा 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है यहाँ पे। 2 पाई बॉन्ड में से देखना है कि जो पी के पास जो प्योर ऑर्बिटल है जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक पी में है जो कि प्योर ऑर्बिटल है, समझोगे यहाँ पे, और ये सल्फर की बात कर रहे हैं। तो एक जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, तो सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, पी ऑर्बिटल, क्योंकि अभी भी एक पी प्योर बचा हुआ है जो कि अनहाइब्रिडाइज है। तो सल्फर का एक पी ऑर्बिटल यूज होगा, और ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा पाई बॉन्ड बनाने में। ऑक्सीजन का अगर बात करते हैं, या सोचो तुम लोग खुद से कि ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा यहाँ पर, पी ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा वहां पे, पी ऑर्बिटल। तो सल्फर का भी एक पी ऑर्बिटल बचा हुआ है जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन का तो पी ऑर्बिटल ही होगा वहां पे। तो बेसिकली ये जो पाई बॉन्ड बनता है, तो सल्फर का भी पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल से तुम्हारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस पाई बॉन्ड को बोलते हैं लोग पी पाई बॉन्ड। पी पाई का मीनिंग क्या है, ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सल्फर का भी पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल से ये पी पाई ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, दैट मीन हम लोग बोलते हैं इसको पी पाई बॉन्ड। अब इस पाई बॉन्ड की बात करें हम लोग यहाँ पे, इस पाई बॉन्ड में जो सल्फर का सल्फर का जो यूज होगा, अब यहाँ पे सल्फर के पास तो पी बचा ही नहीं, 2 पी हाइब्रिडाइजेशन में चला गया और एक पी यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिया सल्फर। तो अब जो ये पाई बॉन्ड बचा वो सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, डी ऑर्बिटल। तो सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, डी ऑर्बिटल। तो ये सब लोगों का देखते हैं ऑक्सीजन का पी क्यों आता है, तो देख लेते हैं एक बार हम लोग वहां पे। ऑक्सीजन का पी अगर मैं पहले उसी बता दूं, इसमें क्या रहता है 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 में ही तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, और ये 2s, ये 2s और ये 2p, ये क्या तुम्हारा इसमें 2 लोन पेयर भी होता है ऑप्शन पे, वो अंडरस्टूड है, वो दिखाया नहीं जा रहा यहाँ पे। ये जो दोनों लोन पेयर है तुम्हारा, ये कहाँ पे रहेगा, 2s2p का पेयर आ रहा है यहाँ पे, जो कि लोन पेयर आ रहा है यहाँ पे। ये जो तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वो कौन सा है, पी ऑर्बिटल का। इसलिए हम लोग ऑप्शन का बोलते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा ओवरलैपिंग में, पी ऑर्बिटल। और वैसे भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पी ओवरलैपिंग से होता है, एस तो करता ही नहीं है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, वैसे भी सोच सकते थे।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि जो सल्फर का 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, एक प्योर p ऑर्बिटल इसके पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में चला गया, जो दूसरा वाला पाई बॉन्ड बचा रह गया, तो सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, जो कि प्योर ऑर्बिटल, जो कि अनहाइब्रिडाइज है, वो कौन सा है तुम्हारा, डी ऑर्बिटल। तो सल्फर का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का तो ये p ऑर्बिटल यूज होगा। दैट मीन्स ये जो तुम्हारा बॉन्ड बना हुआ है पाई बॉन्ड, तो सल्फर का डी ऑर्बिटल और फास्फोर ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं p पाई डी पाई बॉन्ड। क्योंकि इस तरह से देख लो, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और सल्फर का d ऑर्बिटल यूज हो रहा है ओवरलैपिंग में यहाँ पे, और उससे ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको क्या बोले हम लोग, p पाई डी पाई बॉन्ड। तो SO2 मॉलिक्यूल में 1 p पाई बॉन्ड एंड 1 p पाई डी पाई बॉन्ड, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है इसमें। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नंबर ऑफ p पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ p पाई डी पाई बॉन्ड, इस तरीके से सोचते हैं हम लोग। और भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, बट एक ये बेसिक एग्जांपल है यहाँ पे, इस तरीके से सोचना है। तो इसको तो नोट करो, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। अच्छा, इसी को एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो सब लोग। और मैं अगर इसको दोबारा बता रहा हूँ तो अगला एग्जाम्पल तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। और ये सब चीजें जो हम लोग डिस्कस करें, इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें तुम्हें एडवांस के लिए ही है, ये मेंस में इतने डिटेल में नहीं जाता है वो। तो सिंपली सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन, SO2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा। SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, शेप क्या होगा, ये सब पूछते हैं। इतने डिटेल में फिर एडवांस में क्वेश्चन जनरली आता है। तो एक बार सुन लोगे फिर से कि SO2 में मुझे बताना है कि p पाई बॉन्ड और p पाई डी पाई बॉन्ड। इसमें सबसे पहले जो सेंट्रल एटम सल्फर है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp2। और sp2 आ रहा है, कितना sp2 बनेगा, 3sp2। एक s और 2p इंटरमिक्स हो रहा है, दैट मींस 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जनरेट होगा। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, या तो फिर एजेटिव रहेगा। तो 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, उससे एक ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा और एक ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। और एक जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें वो लोन पेयर एजेटिव रहेगा, जो कि यहाँ पे लोन पेयर भी। तो सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर का तो काम हो गया। अब बचा तुम्हारे पास दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी सल्फर ऑक्सीजन पाई बॉन्ड और इधर भी पाई बॉन्ड आ रहा है। तो जो सल्फर के पास p ऑर्बिटल है, दो तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, 2p बचा, एक p जो कि प्योर है अभी। ये सल्फर का p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो सल्फर का भी p और ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल यूज हो रहा है इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। इसको लोग क्या बोलते हैं, p पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड को। अब एक पाई बॉन्ड और बनाना है। अब सल्फर के पास तो p ऑर्बिटल बचा ही नहीं, सल्फर के पास अभी भी एक d ऑर्बिटल है। तो ये जो प्योर d ऑर्बिटल है, सल्फर का प्योर d ऑर्बिटल एंड इस ऑक्सीजन का प्योर p ऑर्बिटल, वो जो कि प्योर ही रहता है हमेशा, सराउंडिंग एटम का जो भी ऑर्बिटल है वो कभी हाइब्रिडाइज होगा ही नहीं। ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और सल्फर का यहाँ पे d ऑर्बिटल यूज हो रहा है इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, सल्फर का d ऑर्बिटल, दैट मींस p पाई डी पाई बॉन्ड। तो दो पाई बॉन्ड आ रहा है, एक पाई बॉन्ड जो होगा p पाई बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड p पाई डी पाई बॉन्ड। क्लियर है सबको यहाँ पे अब कैसे सोचना था? और इसको अगर समझ गए, मैं बताना है कि SO3 में नंबर ऑफ p पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ p पाई डी पाई बॉन्ड। 1 मिनट का टाइम है, तो इसमें फिर तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे SO3 का। SO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, S डबल बॉन्ड O ट्राइगोनल प्लेनर। अब जैसे मैंने इसमें स्टार्ट किया था सोचना
तुम्हें भी उसी टाइप से स्टार्ट करना है। इस मिनट का टाइम है, पेपर सोचो। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड। अब हर बार इतनी डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सल्फर का वैसे बना हुआ भी है, लेकिन सल्फर का यहाँ सल्फर टोटल कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 6 बॉन्ड का, 3 सिग्मा 3 पाई। अगर 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करा तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके पास, और 6 अनपेयर्ड कब मिल पाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। ऐसे प्रोसीड करना है। तो बताओ सब लोग बताओ, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सब लोग बताओ, इसमें क्वेश्चन आर्या अभिषेक, अब कोई बताओ इसमें कि क्या रहेगा। नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। सही है, मल्हार सही है, ओम सही आ रहा है। और पांच लोग भी बताओ इसमें क्या रहेगा। तो टोटल 3 पाई बॉन्ड आ रहा है, ये भी सोचना है। सही है सब लोगों का इसमें, तनीषा सही है। तो सबसे पहले 3 पाई बॉन्ड है, ये ध्यान देना। 3 पाई बॉन्ड में तो कोई भी एक या टोटल, तो इसमें क्या आना है, 3 पाई बॉन्ड है, 3 आंसर तो मतलब आएगा ही। अब 3 में से बताना है कि पी पाई कितना और पी पाई डी पाई कितना है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो सोचने का तरीका क्या यहाँ पे है, मैं इसी में दिखा देता हूँ इस केस में। अब एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा होगा कि 6 बॉन्ड बनाना है तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फर्स्ट एक्साइटेड शीट में किसके पास 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हो क्या रहा होगा कि जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी शिफ्ट हो जा रहा होगा इधर यहाँ पे, और ये भी अगर शिफ्ट हो जा रहा है यहाँ पे, तभी तो ये 6 अनपेयर्ड हो पाएगा एक्साइटेड शीट में जाकर के। 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, 3d 3p और ये 3s। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा था सल्फर का, sp2, कोई लोन पे रहा नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, स्टेट नंबर 3, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन sp2। एक s और 2p इंटरमिक्स हो रहा होगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, दैट मींस ये sp2 बन रहा होगा। कितना sp2 बनेगा, 3sp2। और जो 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तीनों तुम्हारा क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये तीनों सिग्मा तो तुम्हारा क्या कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बन पा रहा है। अब तुम्हारा 3 पाई बॉन्ड भी बचा हुआ है यहाँ पे, मतलब 3 पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे 3 प्योर पी ऑर्बिटल भी है। तो ऑक्सीजन का तो हमेशा पी ऑर्बिटल यूज होना है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैसे भी डी ऑर्बिटल है ही नहीं। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसके पास पी ऑर्बिटल ही है वहां पे। क्लियर है। अब यहाँ पे सोचना कि सल्फर के पास एक जो प्योर पी ऑर्बिटल है, एक तो पाई बॉन्ड किससे बन रहा होगा, सल्फर के पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल।
एक तो क्या आ जाता है P5 अब सल्फर के पास P बचा ही नहीं, दो d ऑर्बिटल है यहाँ पे, तो जो सल्फर का यहाँ पे अब ये है d ऑर्बिटल यूज होगा और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। ये जो पाई बॉन्ड आ रहा है तुम्हारा, ये क्या होगा, ऑक्सीजन का p, सल्फर का p, तो D5 P5 भी बोलो या फिर P5 D5 अच्छा लगता है सुनने में, या जब लिखा रहता है क्वेश्चन में तो P5 D5, ऑक्सीजन का p, सल्फर का d, तो P5D5 एक ये यूज हो चुका। अब एक और d बचा हुआ है, दैट मीन्स ये जो पाई बॉन्ड है तुम्हारा इसमें, ये पाई बॉन्ड किससे बन रहा होगा, सल्फर का d और ऑक्सीजन का p, ये भी P5D5। यहाँ पे SO3 में 1P5P5 एंड 2P5D5 बॉन्ड। मेरे को कुछ डाउट हो तभी पूछो यहाँ पे। मैंने बताया कि 3s का इलेक्ट्रॉन कौन होता है, क्योंकि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये 6 बॉन्ड बना पाएगा। तो 6 अनपेयर्ड चाहिए तो कब मिलेगा 6 अनपेयर्ड, जब 3s का भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा यहाँ पे 3d में आएगा। मैंने बताया इसको, दो दो एग्जाम्पल मैंने बताया, इसमें भी सोचना था सेम तरीके से, यहाँ पर भी मैं सोच रहा हूँ। इसको अब तो क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, चलो मैं बता देता हूँ दोबारा है। इसमें क्या रहा यहाँ पे कि पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है सेंट्रल एटम का, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया, दैट मीन्स 3sp2 बन रहा होगा और 3 सिग्मा बॉन्ड भी आ रहा है, तो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड में चला गया होगा, बचा 3 पाई बॉन्ड। तीनों पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होगा, इसमें से p के बाद दो तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया था, 2p, एक p जो प्योर है उसी से वही ओवरलैपिंग करेगा ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से, तभी वो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएगा। एक p जो है सल्फर का, वो P5P का बॉन्ड बनाएगा, और अब p तो बचा नहीं, तब दो d ऑर्बिटल है, तो सल्फर का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पास तो p ऑर्बिटल ही है, तो दो जो पाई बॉन्ड बन रहा है इसमें, सल्फर का d ऑर्बिटल यूज होगा, दैट मीन्स दो P5D5 और एक P5P5, इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। मीनिंग क्लियर आ रहा है, हेडिंग जो मैंने डाला था, डिस्कस द बॉन्डिंग ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, तो बॉन्डिंग डिस्कस करने का मीनिंग हुआ कि एक्चुअल में जो बॉन्ड बन रहा होगा वो कैसे बॉन्ड बन रहा है उसमें, उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, सब लोग कॉपी भी कर लिए होगे यहाँ पे, वो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको डायरेक्टली भी सोच सकता है, ऐसा नहीं कि हर बार डिटेल में जाना है। तो सल्फर आ रहा है, 3 इसमें बॉन्ड बन रहा होता है sp2, 2p हो गया इन्वॉल्व, बचा कितना, एक p जो बचा होगा वही पाई बॉन्ड बनाएगा, इस टाइप से सोचने में होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें, यहाँ पे है ट्राइमर ऑफ SO3। SO3 के ट्राइमर में बताना है कि P5P5 बॉन्ड और P5D5 बॉन्ड, तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ट्राइमर बोलने का मतलब क्या है, SO3 का ट्राइमर बोलने का मीनिंग H3O9, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो H3O9। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बट तुम्हें इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है। मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज आ रहा है, तुम अगर केमिकल बॉन्डिंग 2 में देखोगे, उसका एक लास्ट सेक्शन ही अलग से है, सेक्शन D, मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज। तो जो भी मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज होता है, मल्टी सेंटर्ड कंपाउंड है, उसका तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली एग्जाम में नहीं सोच सकते उसको। यहाँ पे SO3 के ट्राइमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का कुछ होता है, SOS SOS, S डबल बॉन्ड O, सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है,
हाइड्रोजन का एलिमेंट ऑक्सीडेटिव एक्सपेंशन कर सकता है। ये तुम्हारा SO3 के ट्राइमर का स्ट्रक्चर आ रहा है। अब इसमें तुम्हें बताना है, स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, तुम्हें अब ध्यान रखना है SO3 के ट्राइमर का स्ट्रक्चर 3 सल्फर आ रहा है और 9 ऑक्सीजन आ रहा होगा, यहाँ पे काउंट कर लो। तुम्हें बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ p5 बॉन्ड और नंबर ऑफ p5d5 बॉन्ड। तो बताओ, सब लोग बताओ इसमें। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके प्रोसीड करना है ना, मैं दे रहा हूँ, बाकी बता तुम्हें क्या रहेगा इसमें। ओम सही नहीं है, तरीसा सही है बिल्कुल, और बाकी लोग भी ट्राई करो इसमें। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके प्रोसीड करोगे तो फिर करेक्ट आएगा। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पहले करेक्ट निकालोगे। नहीं, ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल में बताना है वहां पर। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर। अब देखो इस सल्फर, किसी भी एक सल्फर का अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले ये बताओ कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है। यहाँ पे sp3 sp3, और जब sp3 आया टोटल बॉन्ड कितना बना रहा है यहाँ पे 6, तो 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन कब कर पा रहा होगा ये, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो हम एक सल्फर के लिए पहले निकालेंगे और बाकी सल्फर के लिए अपने आप आ जाएगा। अभी किसी एक सल्फर पे फोकस करना है। पहले एक सल्फर के लिए निकालेंगे, बाकी सल्फर के लिए अपने आप आ जाएगा। मुझे टोटल बताना है पूरे मॉलिक्यूल में कितना p5 आ रहा है। तो सबसे पहले सल्फर की बात करें sp3 आ रहा है। मैं डायरेक्टली अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में दिखा दूं यहाँ पे, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में तुम्हारा क्या रहता है, इस टाइप का रहेगा तुम्हारा इसमें, जो कि पीछे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ तुम लोग देख सकते हो। 1 2, तो 6 अनपेड यहाँ पे दिख रहा है। अब किसी एक सल्फर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी को अभी नहीं देख रहे हैं, इस सल्फर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, एक S और 3 P हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, sp3 बन गया। और जब sp3 बन गया यहाँ पे है, तो कितना sp3 बनेगा, 4sp। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड भी आ रहा है, और एक S और तीनों P हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, तो कोई प्योर P नहीं बचा यहाँ पे। तो सल्फर के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड तो बन गया sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इस सल्फर के अराउंड जो 2 पाई बचा यहाँ पे है, 2 पाई में से सल्फर का तो कोई पी है ही नहीं, तो सल्फर का डी ऑर्बिटल ही यूज होगा। ये जो पाई बॉन्ड होगा वो भी तुम्हारा ऑक्सीजन का पी और सल्फर का डी ऑर्बिटल ही यूज होगा। और इस पाई बॉन्ड में भी सल्फर का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, ये p5d5 बॉन्ड। ये दोनों पाई बॉन्ड जो है p5d5, और सिमिलरली ये दोनों बॉन्ड भी कैसा रहेगा तुम्हारा, p5d5 बॉन्ड, और ये भी दोनों पाई बॉन्ड कैसा होगा, p5d5 बॉन्ड। तो p5p5 बॉन्ड 0 और p5d5 बॉन्ड 6। किसी एक के लिए निकालते हैं, बाकी 2 के लिए अपने आप आ जाएगा वो। यहाँ पे 2 p5d5 आ रहा है, फिलहाल इसमें भी 2 p5d5, p5d5 2, p5p5 0। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पे अभी। सोचना कैसे वो प्रोसीड करना है, ऐसा नहीं हमेशा sp2 रहेगा। sp3 आ गया, दैट मीन्स एक s और 3 p तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, और प्योर p बचा ही नहीं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि p ऑर्बिटल हमेशा, प्योर p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
जो तुम्हारा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसी के ओवरलैपिंग से pi बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको समझ गए तो एक लास्ट एग्जांपल देख लोगे यहाँ पे। ClO4 माइनस में नंबर ऑफ p pi बॉन्ड और नंबर ऑफ p डी बॉन्ड, और इसका नेम भी क्या है, कौन बताओगे? ClO4 माइनस का नेम तो ये बिल्कुल क्लोरेट आयन। नहीं, परक्लोरेट आयन। इसका नेम क्या है? परक्लोरेट आयन। और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं, तो तुम लोग खुद से सोच सकते हो इसका स्ट्रक्चर। क्लोरीन सेंट्रल एटम है, तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 7। और ऑक्सीजन अगर है तो नेगेटिव चार्ज तुम्हारा ऑक्सीजन पे ही होगा। मैंने बता रखा है, चाहे NO2 माइनस हो, SO4 2 माइनस हो, ClO4 माइनस हो, ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज तुम्हारा ऑक्सीजन पे ही रहेगा। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 7 में से यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे। दैट मीन्स न्यूट्रल जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा इसके साथ, और जो सिंगल ऑक्सीजन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, बाकी तुम्हें खुद से ड्रॉ करने आना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर, अब इसमें तुम्हें सोच के बताना है कि नंबर ऑफ p और नंबर ऑफ p डी। यहाँ पर भी जो सेंट्रल एटम क्लोरीन है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करो, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करो, और उसके बाद आगे प्रोसीड करोगे तो फिर करेक्ट आएगा। नंबर ऑफ p नंबर ऑफ p डी। सही है, क्वेश्चन सही है, इसका सही है। टोटल पाई बॉन्ड कितना आ रहा है? 3 ही तो पाई बॉन्ड है, और कहाँ से आ रहा है इसमें? फिर दोबारा ट्राई करो एक बार। पाई बॉन्ड तो टोटल 3 ही दिख रहा है इसमें, ये तो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। देखो सोचने का तरीका क्या था, अब मैं इसमें और बेटर डायग्राम, इसका जो बॉन्डिंग होता है तुम्हारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाकर के होगा, क्योंकि 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए 7 बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। सही मल्हार, सही आ रहा है। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या रहेगा इसमें। इस क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा तुम्हारा, वो क्या आ जाएगा इसमें? sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, कोई लोन पेयर नहीं आ रहा है क्लोरीन। और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आ गया यहाँ पे, दैट मीन्स एक एस, अगर मैं डायरेक्टली थर्ड एक्साइटेड स्टेट दिखाऊं यहाँ पे है क्लोरीन का, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल पाता है इसको। ये 3s3p3d। सही आ रहा, आप सही आ रहा, तनिषा, ओम, अंशु सही आ रहा है सब। अब आसान, सोचना आसान सा है। sp3 आ गया तो एक एस क्लोरीन का, एक एस और 3 पी तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। हाँ बताओ। सर सर आवाज कट हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर और आप दिख भी नहीं रहे हो। मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो ठीक है, यहाँ तो क्लियर ही आ रहा है, तो ठीक है। वॉइस तो बाकी लोग बताओ, वॉइस आ रहा है प्रॉपर अभी? तो ठीक है, मैं विजिबल भी हूँ और ऑडिबल भी हूँ। बाकी लोग बता रहे हैं, देखो फिर तुम्हारा खुद का नेटवर्क इशू होगा। ओके, वॉइस कुछ ब्रेक हो रहा है, तो ठीक है, वॉइस तो आ जाएगा प्रॉपर। एक मिनट इसमें
तो ठीक है, देखते हैं वॉइस आ रहा होगा प्रॉपर अभी। चलो अब क्लियर है। तो ठीक है, वो बीच में कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा था, sp3। दैट मीन्स कितना sp3 बन रहा होगा, 4sp3। तो 4sp3 में यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड भी आ रहा है क्लोरीन का, क्लोरीन के बाद। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो ओवरलैपिंग से और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल आएगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से हो गया, s और p तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, कोई भी p नहीं बचा। इसके पास सिर्फ 3d है और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करना है। दैट मीन्स क्लोरीन का तीनों पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा तो क्लोरीन का d ऑर्बिटल ही यूज होगा और ऑप्शन का तो p ऑर्बिटल। दैट मीन्स तीनों पाई बॉन्ड जो है तुम्हारा तो कौन सा होगा, p पाई d पाई बॉन्ड। और p पाई क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, क्योंकि कोई तो p बचा ही नहीं जो कि प्योर है, जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करे। p पाई 0 और p पाई d पाई 3। क्लियर है सबको यहाँ पे है, कोई भी ठीक है, कुछ इशू आ रहा था उसमें वहां पे। अभी आ रहा है सब लोगों को। बताओ, कोई एक बताओ, वॉइस आ रहा है प्रॉपर अभी? सर वॉइस ब्रेक हो वॉइस ब्रेक ही हो रहा है अभी भी। तो कुछ लोग बता रहा हूँ क्लियर वॉइस, देखते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर दिक्कत आए तो बताओगे यहाँ पे। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। आई थिंक सब लोग नोट डाउन भी कर लिया हो गया। ClO4 माइनस का जो लास्ट स्ट्रक्चर था क्योंकि वो तो इरेज हो चुका है और सब लोग नोट डाउन कर भी चुके हो गए। तो ClO4 माइनस में नंबर ऑफ पी पाई 0 और डी पाई क्या आ रहा था, 3। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोचना है, अब यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे सोचना है इसे। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करोगे, देन प्रोसीड करना है वहाँ पे। एक और लास्ट में एग्जांपल है जो कि पी पाई बॉन्ड का नहीं आ रहा है, अलग टाइप का क्वेश्चन है और वो मॉलिक्यूल है तुम्हारा बोरेक्स। अब जो मॉलिक्यूल बोरेक्स होता है इसका जो फार्मूला है तुम्हारा Na2B4O7.10H2O, ये तुम्हारा बोरेक्स का फार्मूला होता है, Na2B4O7.10H2O। इसका भी बॉन्डिंग ही डिस्कस करना एक तरह से, बट ये पी पाई डी पाई से रिलेटेड नहीं है, ये अलग टाइप का है। अब यहाँ पे देखने की जो Na2B4O7.10H2O है, बोरेक्स है, जब यही क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाता है यहाँ पे, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसका जो रेजिस्टेंस होता है बताओ, बाकी लोग भी बताओ, वॉइस आ रहा है प्रॉपर अभी या अभी ब्रेक होके आ रहा है? तो देखते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं सर क्लियर है, कुछ लोग को अभी भी कुछ ब्रेक होकर के ही आ रहा है। देख लेते हैं, बस एक ही एग्जांपल देख लोगे तो क्लियर है। यहाँ पे जो Na2B4O7.10H2O है, इसका नेम क्या है, बोरेक्स। इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, ओके बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। Na2B4O7 इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है उसमें Na2B4 Na2B4O5 OH44.8H2O। इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो बोरेक्स का जब क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है तो कैसे एग्जिस्ट करता है, Na2
B4O5 OH4 डॉट 8H2O। अब देखने की ये बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसको सर कैमरा ऑफ कर देने के लिए वॉइस प्रॉपर आएगा, तो देखते हैं। बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम आ ही रहा होगा इसमें। तो देखते हैं, इसको देख लेते हैं। बोरेक्स क्योंकि एग्जाम्पल इसको हम देखेंगे आज ही। Na2B4O7 डॉट 10H2O, ये बोरेक्स का फार्मूला होता है। इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है यहाँ पे, वॉइस आ रहा है प्रॉपर? अभी कंटिन्यू करें हम लोग इसको। अभी भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, बीच बीच में ब्रेक ही हो रहा है। तो ठीक है, बीच बीच में अभी ब्रेक पर फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ठीक है, फिर ये इस एग्जाम्पल को रहने तो टाइम भी हो रखा है, लेकिन वो लास्ट क्लास में ही फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा, बहुत दिनों से होमवर्क नहीं कर रहे तुम लोगों का जो होमवर्क रहेगा इसमें, अब इसमें एक्सरसाइज 1 का केमिकल बॉन्डिंग 2 का ट्राई नहीं कर सकते। इसका मैं डायरेक्टली इसका मैं बताऊंगा, देख लोगे यहाँ पे है तो बता दो सर, आज ही बता दो इसका स्ट्रक्चर। सर वॉइस प्रॉपर आया तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका Na2, इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है Na2B4O5 OH4 डॉट 8H2O, इसको डायरेक्टली नहीं सोच पाओगे। इसका स्ट्रक्चर मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज है, इसका तुम्हें याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। अभी क्लियरली वॉइस है Na2B4O5 डॉट B4O5 OH4 डॉट 8H2O। यहाँ पे देखो ऑप्शन कितना आ रहा था टोटल, 7 + 10 17। यहाँ भी ऑप्शन उतना ही आ रहा होगा, 5 + 4 9, और 9 और 8 ऑक्सीजन 17। हाइड्रोजन भी बैलेंस आ रहा होगा, चेक कर लोगे। तो जो बोरेक्स का ये फार्मूला है, बट क्रिस्टलाइन फॉर्म में इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, दैट मीन्स आयनिक फॉर्म बोल सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करना है यहाँ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे है, अब पीछे मैंने चलो जो ट्राइमर ऑफ SO3 मैंने बताया हुआ था तुम्हें, स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइमर ऑफ SO3। तो SO3 के ट्राइमर में SOS बॉन्ड कितना आ रहा था? ट्राइमर ऑफ SO3 में SOS बॉन्ड कितना आ रहा था वहां पे? 3। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, SO3 के ट्राइमर में नंबर ऑफ SOS बॉन्ड, वो अलग पार्ट है, उसको ध्यान दोगे। अब यहाँ पे जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे BOB, B क्या है तुम्हारा? बोरॉन। OH OH OH। मेनली ये वाला जो पार्ट, इसका स्ट्रक्चर ध्यान देना है।
और H2O तो रहता है इस साइड में, उस टाइम फॉर्म में अलग से रहता है। यहाँ पे B4O5 आ रहा है, तो B4O5 में ध्यान से देखोगे, BOB, B4 तो आ रहा है, 4 बोरॉन आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, 1 2 3 4। ऑप्शन कितना था? O5। O5 में एक ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3 4 और एक ये ऑप्शन। अब तुम्हारा OH कितना था? 4 OH ग्रुप था, एक OH यहाँ पे आ रहा है, एक OH यहाँ पे, OH और OH। और बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। यहाँ पे तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पर भी बोरॉन क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ का जो बोरॉन है, इस बोरॉन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसमें कितना बॉन्ड बना रहा है बोरॉन? 1 2 3 4। जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसका? 3। तो बॉन्ड कितना बनाना चाहिए था उसको? 3 ही। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड बना रहा है बोरॉन, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे Na2, 2 सोडियम एटम आ रहा है, एक Na प्लस इस एनायन के नजदीक रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और एक यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पर भी एक Na प्लस जो कि आयनिक बॉन्ड बना रहा है। अब इसमें बताना है तुम्हें, ये जो मैंने एरो लगा रखा है, मैं आपने दोबारा दिखा रहा हूँ, इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जो मैंने एरो लगाया हुआ है। नहीं, सोचने ध्यान से, इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन सही है, मल्हार सही है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है उसका। तो ये सब लोगों का सही है, वो क्या रहेगा? sp3। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें? sp3। इस बोरॉन का क्या रहेगा हाइब्रिडाइजेशन? सेम है, sp3। जबकि इस बोरॉन की बात करें तो ये क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। और इस बोरॉन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो बोरेक्स के स्ट्रक्चर में 2 बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और 2 बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन में, ये बोरेक्स के स्ट्रक्चर में 2 बोरॉन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 2 बोरॉन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ BOB बॉन्ड, तो कितना आएगा? नंबर ऑफ BOB बॉन्ड 5। सही है बिल्कुल, नंबर ऑफ BOB बॉन्ड क्या रहेगा? 5। इसका जब स्ट्रक्चर तुम्हें पता होगा, इसमें कितना भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो कर पाओगे। नंबर ऑफ बोरॉन का अगर हाइब्रिडाइजेशन में पूछा जाता है तो 2 बोरॉन का sp2, 2 बोरॉन का sp3, और नंबर ऑफ BOB बॉन्ड क्या रहेगा? 5। तो इसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बाकी वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है और BOB बॉन्ड कितना आ रहा है, और हाइब्रिडाइजेशन भी पता हो इसका। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें, ये भी फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसका। नहीं, इसका कोई ट्रिक नहीं है, जो भी मल्टी सेंटर्ड स्पेसीज है, इसमें देख रहे हो यहाँ, इसका तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। अब एक बार ध्यान रखो तो ये याद हो जाएगा तुम्हें। ये BOB B4O5 है, इतना कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर, तो इसका कुछ तरीका नहीं है। बट इसका अगर समझ के याद रखते हो कि B4O5 है, तो BOB ये याद रह जाएगा तुम्हें। उस कंपाउंड का ओरिजिनल स्टेट क्या है तुम्हारा? ऊपर का ये फर्स्ट Na2B4O7.10H2O को क्या बोल रहा है? बोरेक्स। और इसका ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही ड्रॉ करते हैं, यही फॉर्म रहता है। बेसिकली बोरेक्स का स्ट्रक्चर जो आता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं रहता इसका एक्वस या गैसियस फेज, ऐसा कुछ नहीं, बस ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब आता है किस टाइप से, नॉर्मल जब आता है Na2B4O7, लेकिन हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसका इसी फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, जो कि B4O7 या 10H2 अलग से ना रहे। इस फॉर्म को भी याद रखना है तुम्हें।
नहीं, आज तो मैं सेंटर्स पे नहीं आ पाऊंगा, कुछ लोग पूछ रहे आयुष, आज तो मैं सेंटर पे नहीं आऊंगा। इवन जो टाइम टेबल में दिया गया है, आज मैं किसी भी सेंटर्स पे नहीं आ पाऊंगा। नासिक बोर्ड में लगा हुआ, बट वहां पर भी नहीं आऊंगा, और कुलकर्णी गार्डन पे भी आज नहीं आऊंगा। देखता हूँ कल आज के बाद, क्योंकि अभी बाइक चलाने में थोड़ा मुझे दिक्कत आ सकता है, क्योंकि कल ही शाम में मैंने वैक्सीन लिया हुआ है। और बीएसबी सर का भी जो लेक्चर कैंसिल हुआ था तुम्हारा, सर ने भी वैक्सीन लिया था, इसलिए मॉर्निंग का लेक्चर सर ने भी नहीं ले पाया था। मैं कल से फिर सेंटर पे रहूंगा। सो ठीक है, इसको नोट करो। बाकी अब एक्सरसाइज 1 का, दैट मीन्स केमिकल बॉन्डिंग 2 का एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 दो सेक्शन कर पाओगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सॉल्व करना शुरू करो, बट इसको कंप्लीट पा लेने के बाद ही इसको डिस्कस करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब 2 लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग को भी तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम 2 लेक्चर के बाद डिस्कशन भी कर पाएंगे इसका। तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ अभी, 1-2 घंटे में कर दे रहा हूँ अपलोड में। तो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड कर रहा हूँ फिर यहीं पे। ओके, बाय।